अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो प्लेनेट दिख रहा है वो है प्लेनेट वाई, एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेनेट जिसके बारे में ना ही किसी स्कूल की बुक में पढ़ाया जाता है और ना ही कॉलेज के असाइनमेंट में। लेकिन बावजूद इसके भी अगर ये प्लेनेट एग्जिस्ट नहीं करता तो शायद 66 मिलियन साल पहले जो एस्ट्रॉयड डायनासोर को खत्म करने आया था वैसे इंपैक्ट्स हर 50 से 100 सालों में अर्थ पर होते रहते। रिजल्ट, हम इंसान कभी भी इस प्लेनेट अर्थ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं पाते। देखो, ह्यूमन हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर एक दशक में हम इंसानों ने ना सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सी अजीबोगरीब चीजों को डिस्कवर किया है, बल्कि हमने टाइम टू टाइम अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को भी चेंज किया है। एग्जांपल के लिए सेंचुरीज तक ये माना जाता था कि हमारे इस एंटायर सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 ही प्लैनेट्स मौजूद हैं, जो कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हुए और हमारा विजन एक्सपेंड हुआ, हमें ये पता चला कि हमारी नॉलेज और कैलकुलेशन इतनी भी सटीक नहीं है जितना हम अभी तक उसे मानते आए हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो साल 2005 तक हम हमारे ही सोलर सिस्टम में 4 और ऐसे प्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके थे जो हमारे ही तरह सन के चारों ही तरफ रिवॉल्व करते थे। जिसके बाद समय आया साल 2006 का और हमने हमारी नई कैलकुलेशन के हिसाब से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से निकालकर एक ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया। और यही वो पल था जब हमने ऑलमोस्ट ये डिसाइड कर लिया कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। साल 2024 कैंटेक एस्ट्रोनॉमी के लीड रिसर्चर कॉन्स्टेंटिन बैटिगिन और माइक ब्राउन एक इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर को दुनिया के सामने पब्लिश करते हैं, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया कि उनकी लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग नेपच्यून और उसके आसपास मौजूद कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट वैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसा टेक्निकली उन्हें करना चाहिए। असल में कुइपर बेल्ट बेसिकली एक ऐसी मैसिव बेल्ट है जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद स्टार्ट होती है और अर्थ से इस बेल्ट का डिस्टेंस लगभग 4.5 से लेकर 7.5 बिलियन किलोमीटर्स है। अब इस बेल्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये नेपच्यून के पास है और नेपच्यून अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाला प्लेनेट है, तो इस बेल्ट में मौजूद हजारों सेलेस्टियल बॉडीज को नेपच्यून की ग्रेविटी की वजह से सोलर सिस्टम में कहीं बाहर दूर पुश हो जाना चाहिए था। लेकिन सरप्राइजिंगली ये सारे ही ऑब्जेक्ट्स बाहर जाने की बजाय इस बेल्ट में बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अब इन दोनों ही एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक जायंट ग्रेविटी वाला प्लेनेट इन सारे ही ऑब्जेक्ट्स को नेपच्यून की ग्रेविटी के अगेंस्ट बाहर जाने की बजाय इसी बेल्ट में प्रॉपर तरीके से बांध कर रखे। और इसलिए उन्होंने ये प्रपोज किया कि मे बी कुइपर बेल्ट के बाहर हमारे ही सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट 9 नाम का एक ऐसा प्लेनेट भी हो सकता है जिसे शायद अभी तक हम ना देख पाए हो। अब देखो, क्योंकि उनकी ये कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली काफी ज्यादा सटीक बैठ रही थी, तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स दिन रात एक कर प्लेनेट 9 की खोज में लग गए। जिसके बाद प्लेनेट 9 तो छोड़िए, साल 2025 में एस्ट्रोनॉमर्स की टीम को हमारे ही सोलर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा नजर आया जो शायद आगे आने वाले समय में हमारे सोलर सिस्टम में एक और अनजान मेहमान को एंट्री देगा और उसे कहा जा रहा है प्लैनेट वाई। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए सॉल्व करते हैं इस प्लैनेट वाई की कंप्लीट मिस्ट्री को। साल 2025 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लीड एस्ट्रोफिजिसिस्ट आमिर सिराज जब दिन रात एक करके प्लैनेट 9 को खोजने का ट्राई कर रहे थे, तब उन्हें प्लैनेट 9 की इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आई। असल में उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये देखा कि कुइपर बेल्ट अपने प्लेन पर बिल्कुल सीधी रहने की बजाय 15 डिग्री के टिल्ट को होल्ड करती है। असल में देखो, इस यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट, गैलेक्सी या फिर ऑब्जेक्ट हैं, वो या तो बिल्कुल सीधे होते हैं या फिर वो किसी न किसी एंगल पर झुके यानी कि टिल्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा प्लेनेट अर्थ भी 23.44 डिग्री के टिल्ट को होल्ड करता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वेदर चेंज और सीजन में चेंजेस नजर आते हैं।
लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर एक ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट इस तरीके से एक डायरेक्शन में झुक कैसे जाता है। असल में गाइस, ऐसा किसी भी प्लेनेट या फिर ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ तभी होता है जब उसके आसपास मौजूद उसका मून या फिर कोई दूसरा प्लेनेट एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट को एक सर्टेन एंगल पर पुल करता हो। अब देखो, अर्थ के केस में ये पुल करने वाला काम हमारा मून करता है, लेकिन बात अगर कुइपर बेल्ट की जाए तो आज तक इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता है कि प्रैक्टिकली वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इस एंटायर कुइपर बेल्ट को ही 15 डिग्री तक टिल्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आमिर सिराज और उनकी टीम ने तो अपनी रिसर्च में ये भी बताया कि हमारे एंटायर सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी टाइम टू टाइम धीरे धीरे थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे सोलर सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट या फिर ऑब्जेक्ट मौजूद हो जो अपनी पावरफुल ग्रेविटी के चलते हुए इस पुल को क्रिएट करे। अब सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर इस पॉइंट पर हम प्लेनेट 9 जैसे किसी मैसिव प्लेनेट को इमेजिन करके उसको कुइपर बेल्ट के बाहर कहीं दूर स्टैब्लिश करें, तो उससे इस बेल्ट के ऑब्जेक्ट और ड्वार्फ प्लेनेट का अपने ऑर्बिट में बंधे रहना तो समझ में आता है, लेकिन इस एंटायर बेल्ट का 15 डिग्री के एंगल पर झुकना और हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्टर्ब होना, भाई ये दोनों ही चीजें एक्सप्लेन नहीं होती। जिससे ये बात काफी हद तक क्लियर हो रही है कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट 9 के अलावा भी उससे भी नजदीक एक ऐसा हिडन जायंट ग्रेविटी वाला प्लेनेट मौजूद है जो ना सिर्फ इन सारी ही चीजों को अपनी ग्रेविटी की वजह से कर रहा है, बल्कि मे भी उसी की वजह से आज हम और आप चैन से हमारी जिंदगी अर्थ पर बिता रहे हैं। कैसे? कुछ मिनट्स दीजिए, ये भी एक्सप्लेन करता हूं। असल में गाइस, हमारी रिसेंट स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुकी है कि जैसे हमारा प्लेनेट अर्थ सन के चारों ही तरफ उसका चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरीके से सन भी हमारी एंटायर गैलेक्सी में एक सर्टेन पाथ को फॉलो करके उसका भी चक्कर लगाता है। इंटरेस्टिंगली, हमारा सन मिल्की वे गैलेक्सी का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में लगभग 225 से लेकर 250 मिलियन सालों का समय लेता है, जिसे एक गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। अब इस गैलेक्टिक ईयर में बहुत सी बार जब हमारा एंटायर सोलर सिस्टम सन को फॉलो करते हुए गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, तो हमारा सन बहुत सी बार अपनी पोजीशन पर स्टेबल ना रहकर वॉबल करता है। और ये बात पूरे तरीके से सच है कि अगर सन वॉबलिंग मोशन को दिखा रहा है तो उसके सिर्फ इसी मोशन के चलते हुए 3i एटलस और ओमुमुआ जैसे हजारों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हर साल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर होना चाहिए था। बट बात अगर रियलिटी की जाए तो ऐसा बहुत रेयर चांसेस में होता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर फिर हमारे सोलर सिस्टम को इन तरीके के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट कर कौन रहा है? असल में गाइस, इस चीज का आंसर जानने के लिए जैसे ही आमिर सिराज और उनकी टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर हमारे सोलर सिस्टम के एज पर एक अर्थ के ही साइज का लेकिन हैवी ग्रेविटी वाले प्लेनेट को रखा, वो ये सब देखकर हैरान हो गए कि सिमुलेशन में सिर्फ इसी मिस्टीरियस प्लेनेट को ऐड करते ही ना सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम काफी ज्यादा स्टेबल हो गया, बल्कि इसी प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से हजारों की क्वांटिटी में आउटर स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट भी हमारे सोलर सिस्टम में एंटर ना होकर उसी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस आउटर स्पेस में चले गए। अब इस चीज को अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो देखो, अगर हम कंप्यूटर सिमुलेशन से प्लेनेट वाई को हटा लें तो अर्थ पर डायनासोर को खत्म करने वाले पावरफुल एस्ट्रॉइड जैसे इंपैक्ट हर 50 से 70 सालों में एक बार होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ इसी प्लेनेट वाई की वजह से ये कंप्लीट रेट गिर कर रह जाता है 1 in 100 मिलियन ईयर, यानी कि प्रोटेक्शन रेट 99.999% तक इंक्रीज। ये कैलकुलेशन अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए भी थी क्योंकि ये ना सिर्फ हमें ये दिखा रही थी कि कैसे जुपिटर के अलावा भी एक इनविजिबल प्लेनेट दिन रात हमारे प्लेनेट अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, बल्कि ये कैलकुलेशन तो ये भी प्रूव कर रही थी कि कैसे सोलर सिस्टम में इस नए प्लेनेट को ऐड करते ही हमें उन सारे ही क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे हैं जो सदियों से हमारे एस्ट्रोनॉमर्स की रातों की नींदें उड़ाए बैठे हैं। असल में देखो, अगर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी प्लेनेट या फिर उसके सन के अराउंड सिस्टम की बात की जाए तो वो सभी बहुत बड़े स्केल पर अनस्टेबिलिटी को दिखाते हैं। इवन हमारी लेटेस्ट स्टडी तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुकी है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जितने भी दूसरे प्लेनेटरी सिस्टम्स मौजूद हैं, भले ही उन सभी में स्टेबल होने की सभी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज मौजूद हों, लेकिन फिर भी उनका खुद का ये प्लेनेटरी सिस्टम या तो किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के एंटर होने से टूट जाता है, या फिर अगर उस सिस्टम में मौजूद किसी भी प्लेनेट पर कुछ भी होता है
तब भी ये चीज उनके उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को तोड़ देती है। एग्जाम्पल के लिए कैपलर 36 सिस्टम, HD 80606b सिस्टम और ट्रिपिस्ट 1 सिस्टम। इंटरेस्टिंगली इन सभी सिस्टम्स में सेम हमारे ही सोलर सिस्टम जैसी क्वालिटीज मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इनमें से एक भी प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि हमारे लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर सिमुलेशन है वो इस बात को पूरे तरीके से क्लियर करते हैं कि हमारा जो खुद का भी सोलर सिस्टम है ना, इसका भी प्रॉपर तरीके से स्टेबल होना एक बहुत बड़ी एनोमली यानी कि गड़बड़ी है। क्योंकि ये सभी कंप्यूटर सिमुलेशन इस बात को प्रूव करते हैं कि जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स हर 20 साल में जब एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं तो ये हमारे ही सोलर सिस्टम में मैसिव ग्रेविटेशनल वेव्स को बनाते हैं, जिसके चलते हुए हमारा सोलर सिस्टम कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता। लेकिन बावजूद इसके भी चाहे बाहर से कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स पर कुछ भी होता रहे, हमारा ये सोलर सिस्टम बिलियन ऑफ ईयर से इसी तरीके से प्रॉपर स्टेबल है। और इसलिए मार्शल, जैकीज, फिजोस और टेरेसेरा जैसे बड़े बड़े रिसर्चर्स ने भी क्लियरली ये बोला है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो इस यूनिवर्स के बाकी के प्लेनेटरी सिस्टम के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सवाल है कि फिर वो चीज है क्या? वेल गाइस, इसका सिंपल सा आंसर है सही जगह पर एक ऐसा सही प्लेनेट होना जो भले ही हमें दिखे या फिर ना दिखे, लेकिन उसकी हैवी ग्रेविटेशनल पावर ने हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मार्स और कुइपर बेल्ट को टिल्ट करके इस तरीके से एडजस्ट कर रखा है कि ये सारी चीजें एक साथ मिलकर हमारे लिए एक ऐसी कॉस्मिक शील्ड को क्रिएट कर रही हैं जो ना सिर्फ हमें आउटर स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करती है, बल्कि इंटरनली भी ये फोर्स हमारे सारे ही प्लैनेट्स को एक दूसरे के साथ सही तरीके से अलाइन रखती है। एंड दैट्स व्हाई आमिर सिराज ने इस प्लेनेट को नाम दिया था प्लेनेट वाई, जहां पर वाई इज एवरीथिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो आज की डेट में हमारे जो ये अलग अलग एडवांस सिमुलेशन और आमिर सिराज जैसे रिसर्चर्स जिस चीज को प्रूव करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, इसी चीज को आज से हजारों साल पहले एक एंशिएंट इंडियन ने पूरी दुनिया को बताया था। असल में 499 एडी यानी कि आज से लगभग 1526 साल पहले हमारे देश के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने एक ग्रंथ आर्यभाटिया लिखा था। इंटरेस्टिंगली इस ग्रंथ में उन्होंने ना सिर्फ हमारे प्लेनेट की रोटेशन स्पीड और बिहेवियर को पूरी दुनिया के सामने रखा, बल्कि उन्होंने हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद कुछ ऐसे प्लैनेट्स का भी जिक्र किया जो अपनी ग्रेविटेशनल पावर से कई सदियों से हमें बचा रहे हैं। असल में अगर हम उनके ग्रंथ में लिखे हुए इस श्लोक सूर्य से परम गुण ग्रह संति ये न दृश्यन्ते परम सर्वे नियंत्रयन्ति तेषु ब्राह्मण संतुलन रक्षति एकः शक्ति यह ब्राह्मण संज्ञा नमनन स्वतकृत को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, सूरज के बाहर कुछ अदृश्य ग्रह हैं जो दिखते नहीं लेकिन सब कुछ नियंत्रित करते हैं और उनमें ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने में एक ऐसी ताकत भी है जो ब्रह्मांड का झुकाव उनकी तरफ कर देती है। अब अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो आर्यभट्ट जी क्लियरली ये मान रहे हैं कि शायद हमारे सोलर सिस्टम में सन से भी काफी ज्यादा दूर कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी मौजूद है जो अपनी ग्रेविटी के चलते हुए झुकाव यानी कि टिल्ट को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का बैलेंस बना रहता है। बट अफसोस इस चीज के बारे में जानना तो छोड़िए, आज ही बहुत से लोगों ने आर्यभट्ट जी के इस ग्रंथ के बारे में कभी सुना भी होगा। एंड प्रैक्टिकली ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हम हमारे ही एंशिएंट साइंटिस्ट को भूल चुके हैं और उनके द्वारा की गई डिस्कवरीज जब मॉडर्न साइंटिस्ट करते हैं तो हम पूरा क्रेडिट उन्हें दे देते हैं, which is really sad। तो चलो गाइज, अब ये सारी ही चीजें जानने के बाद एक सवाल जो बहुत बड़े स्केल में खड़ा होता है वो ये है कि एक ऐसा प्लेनेट जो कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ और एंटायर सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर आज की डेट में हमारे पास उसकी मैथमेटिकली ऑर्बिट और लोकेशन मौजूद है तो इतने एडवांस होने के बावजूद भी हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे? वेल गाइज, बी रेडी, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपका ये भ्रम कि पूरा ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में है शायद ये काफी हद तक शैटर्ड हो जाए।
अक्टूबर 2025 नासा का वाइस टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम के एज के पास कुछ स्ट्रेंज रिफ्लेक्टिव सिग्नल्स को रिसीव करता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये सिग्नल हमारे सोलर सिस्टम के जिस एरिया से हमें वापस मिले थे, हमारी कंप्लीट नॉलेज के अकॉर्डिंग वहां पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट मौजूद नहीं होना चाहिए था जो हमारे टेलीस्कोप को इन तरीके के रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स प्रोवाइड करा सके। अब सबसे चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर इसी पॉइंट पर हम कंप्यूटर सिमुलेशन में प्लेनेट वाई की सारी ही डिटेल्स डालकर उसको रन करें तो हमारा सिमुलेशन भी इस चीज को कंफर्म करता है कि सोलर सिस्टम के एज से जिस पॉइंट पर हमें वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए थे, वहां पर प्लेनेट वाई होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 78% से लेकर 82% है। तो अब सवाल यह है कि अगर हमें उस प्लेनेट से रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स भी मिल चुके हैं तो भाई हम उसे देख क्यों नहीं पा रहे। देखो गाइस, प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारे सामने साइंस की एक बेहद ही अजीब सी थ्योरी आती है जिसे कोल्ड वर्ल्ड थ्योरी कहा जाता है। असल में देखो, हमारे सोलर सिस्टम के एज पर कंप्लीट डार्कनेस और ठंडक मौजूद है। अब इस सिचुएशन में हमारे पास जितने भी एडवांस टेलीस्कोप हैं वो मोस्टली विजुअल लाइट या फिर लाइट के स्पेक्ट्रम में ही काम करके चीजों को डिस्कवर करते हैं। लेकिन क्योंकि उस एरिया में सन भी सिर्फ एक छोटे डॉट की तरह ही इसलिए नजर आता है क्योंकि उस एरिया का डिस्टेंस सन से अप्रोक्सीमेटली 600 से लेकर 1000 EU है, तो प्रैक्टिकली किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट को इन टेलीस्कोप्स के द्वारा डिस्कवर कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो जो मिस्टीरियस सिग्नल नासा के वाइस टेलीस्कोप को मिला था उससे काफी हद तक ये भी प्रूफ हो रहा है कि अगर उस डायरेक्शन में प्लेनेट वाई है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डार्क मैटर से इंटरेक्ट करता होगा और उसका एटमॉस्फेयर मीथेन गैस का बना हुआ इतना डेंस एटमॉस्फेयर होगा कि जैसे ही थोड़ी सी विजिबल लाइट उसके पास पहुंचती होगी उसका ये एटमॉस्फेयर उसे रिफ्लेक्ट करने की बजाय पूरे ही तरीके से एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता होगा। रिजल्ट, वो प्लेनेट हमारे इस सोलर सिस्टम में इतनी खामोशी से छिप जाता है कि उसकी प्रेजेंस आप सिर्फ उसके द्वारा जनरेट की गई ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही डिटेक्ट कर पाते हैं। और प्रैक्टिकली यही चीज आज की डेट में हम कर भी पा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हम फ्यूचर में भी उस प्लेनेट को देख ही नहीं पाएंगे, शायद ये बात पूरे तरीके से सच नहीं होगी, क्योंकि इतना सारा डेटा मिल जाने के बाद नासा स्पेशली इसी साल वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी को स्पेशली प्लेनेट वाई की डायरेक्ट फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए रेडी कर रहा है। और अगर इस ऑब्जर्वेटरी ने एक सिंगल इमेज भी प्लेनेट वाई की क्लिक कर ली तो आप ये मान लीजिए कि वही वो दिन होगा जब हमें हमारे स्कूल और कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स को दोबारा से लिखना होगा, क्योंकि उस पल एक नया मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करेगा और हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि किसी दूसरी गैलेक्सी को तो छोड़िए, हम अभी अपने ही सोलर सिस्टम को सही से नहीं समझ पाए हैं। तो गाइज, अगर आपको ये हमारा इनविजिबल प्रोटेक्टर प्लेनेट वाई और मेरी ये रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। इसके साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि आपको क्या लगता है कितने सालों में हम प्लेनेट वाई को देख पाएंगे, या फिर प्लेनेट वाई एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। इसके साथ ही अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई बहुत सी उन परफेक्ट और मिस्टीरियस कैलकुलेशन को भी डिकोड करूं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि शायद उन्हें ये किसी एलियन सिविलाइजेशन ने दी थी, तो उसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर कीजिएगा। अगर मुझे प्रॉपर कमेंट्स उसके ऊपर मिलते हैं तो फॉर श्योर उस वीडियो को भी मैं जल्द चैनल पर लाऊंगा। चैनल पर नए हैं और इन तरीके की मिस्टीरियस एपिसोड देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।